जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेस भाई जैसा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। रेशियो को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा ध्यान से हमें पढ़ने की जरूरत है प्रपोर्शन को, यानी समानुपात को। क्यों पढ़ने की जरूरत है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्योंकि अभी क्वेश्चन ने इसके कम आ रहे हैं, ट्रेंड पकड़ रहा है ये वाला टॉपिक, यानी प्रपोर्शन यानी समानुपात। तो इस टॉपिक को हमें बहुत डीप में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें क्वेश्चन आने वाले टाइम पर ज्यादा बढ़ने वाले हैं और आप इसको ना हल्के में लेकर छोड़ देते हो। जिन चीजों को हम हल्के में लेकर छोड़ देते हैं वो बाद में दिक्कत देती हैं, ठीक है ना। तो हल्के में नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले हम प्रपोर्शन की यानी समानुपात की क्या जानेंगे, डेफिनेशन सारी चीज समझेंगे। और मैं यहाँ पर देखो ये भी चीज सिखाऊंगा आपको, मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपसे इन क्वेश्चनों में गलती ना हो कि अगर 2 नंबर देकर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे या 3 नंबर देकर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, ये 2 केस बनते हैं। इन दोनों केसों को हम बहुत डीप में जानेंगे, बहुत डीप में स्टडी करेंगे इसकी। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है। व्हाट इज द प्रपोर्शन यानी समानुपात क्या है। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल देन बोथ रेशियो कॉल्ड इन सेम प्रपोर्शन। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वो दोनों अनुपात समानुपात में कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि समानुपात क्या होता है, यानी समानुपात की डेफिनेशन क्या है। रेशियो की डेफिनेशन में आपको पहली क्लास में रेशियो की मैं बता चुका हूं। रेशियो इज द कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। दो या दो से अधिक समान वस्तुओं के बीच की तुलना को अनुपात कहते हैं। तो अनुपात जो है वो क्या बताता है, सिमिलर क्वांटिटी यानी सेम क्वांटिटी के बीच में कंपेरिजन बताता है। पर प्रोपोर्शन क्या बताता है, ये रेशियो के बीच में कंपेरिजन बताता है। दोनों बातों में फर्क है। चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में होगे समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे समझो, 1 और 2 में जो रेशियो है, 1 और 2 में अनुपात है, वही 3 और 6 में है। यानी 3 और 6 में भी कितने का, 1 और 2 का रेशियो है। एक हमारे पास रेशियो 1 और 2 का और एक रेशियो हमारे पास 3 और 6 का। अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो गए तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम समानुपात बोलते हैं। यानी जो रेशियो 1 का 2 के साथ है वही रेशियो 3 का 6 के साथ है। यानी ये दोनों रेशियो क्या हो गए, बराबर। तो यहां पर हम बराबर का साइन न लगाकर क्या लगाएंगे, समानुपात यानी प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर एक बात और समझने की जरूरत है कि भार भार वालों का मल्टीप्लाई, भार भार वालों का मल्टीप्लाई वही आएगा जो मल्टीप्लाई आपका अंदर अंदर वालों का आएगा। ये बात आपको समझनी है। यानी 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 मिलेगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 मिलेगा। कहने का मतलब ये कि भार भार वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जब दो रेशियो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम समानुपात बोलते हैं, यानी प्रपोर्शन बोला जाता है। तो अब यहां पर समझिए, ये तो मैंने नंबर के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब वेरिएबल की फॉर्म में समझते हैं, जैसे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। यानी ए अपॉन बी में, ए और बी में क्या रेशियो है, ए और बी का है। सी अपॉन डी यानी सी और डी में किसका रेशियो है, सी और डी का रेशियो है। अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएं, इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, समानुपात। फिर आप ये कहोगे कि ये जो दोनों रेशियो हैं वो किस में है, सेम प्रपोर्शन में है, समानुपात में है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक कंडीशन और निकल के आएगी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो ए इंटू डी वही होगा बी इंटू सी, ठीक है। यानी बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई उतना ही आएगा जितना कि अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई उतना ही होगा जितना कि अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से दो बातें हमें समझनी है। दो बातें क्या समझनी है, एक बात तो ये समझनी है, पहली पहली जो बात है, ठीक है, वो क्या है कि अगर ए अनुपात बी वही है जो सी अनुपात डी है, यानी ए अनुपात बी वही है जो सी अनुपात डी है, तो यहां पर साइन किसका आएगा, सेम प्रपोर्शन का। यानी अगर दो रेशियो सेम प्रपोर्शन में समानुपात में है तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, सी अपॉन डी। और आप ये भी कह सकते हो कि बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई ए इंटू डी इक्वल होगा बी इंटू सी के, यानी अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। चलिए, ये जो ए और डी हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। इन दोनों टर्मों को बोला जाता है एक्सट्रीम, बाह्य पद। और ये जो दो अंदर वाले हैं, ये जो दोनों हैं, इनको बोला जाता है मीन्स बोल सकते हैं या मिडिल टर्म बोल सकते हैं, ठीक है।
मीन्स बोल सकते हो या मिडिल टर्म बोल सकते हो। यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट वही होता है जो मीन्स का प्रोडक्ट होता है या मिडिल टर्म का प्रोडक्ट होता है। कब? जब कंडीशन किसकी हो? प्रोपोर्शन की हो, समानुपात की हो। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर दो रेशियो बराबर हो जाते हैं, यानी ए और बी का रेशियो वही हो जाए जो सी और डी का है। ठीक है, अगर कंडीशन ये बनी कि अगर दो अनुपात बराबर हो गए तो आप फिर ये भी कह सकते हो इसका वाइस वर्सा भी क्या है? ट्रू है कि ए रेशियो बी वही होगा जो सी रेशियो डी होगा। यानी ए रेशियो बी, दोनों जो रेशियो हैं ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये दोनों जो रेशियो हैं वो सेम प्रपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, बात एक ही है। दोनों मतलब वाइस वर्सा भी क्या है? ट्रू है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ और बातें आपको समझाता हूं। ये चीज मैं वैसे ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन देन, तो कंडीशन बनेगी ये, यानी ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी के। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स के। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बात और समझ लेनी है आपको कि ए इंटू डी बराबर है बी इंटू सी के। समझिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको आप क्या बोल दोगे? फर्स्ट प्रपोर्शन बोला जाता है, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। ये कौन सा टर्म है? ये सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। ठीक है, ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। और ये कौन सा टर्म है? या सेकंड प्रपोर्शन भी बोलते हैं इसको। इसको थर्ड टर्म या थर्ड प्रपोर्शन भी कह सकते हो आप। और वैसे ही इसको फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रपोर्शन भी कह सकते हो। अब यहां पर एक बात समझिएगा, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट प्रपोर्शन को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट प्रपोर्शन को। ठीक है, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्थ प्रपोर्शन को। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्थ प्रपोर्शन को। यानी फर्स्ट प्रपोर्शन इंटू फोर्थ प्रपोर्शन। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड प्रपोर्शन को। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड प्रपोर्शन को। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट प्रपोर्शन इंटू फोर्थ प्रपोर्शन इक्वल होता है सेकंड प्रपोर्शन इंटू थर्ड प्रपोर्शन। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। बाहर वालों का प्रपोर्शनों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों प्रपोर्शनों का मल्टीप्लाई। आप प्रपोर्शन बोल लो या टर्म बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, प्रपोर्शन में 4 टर्म की बात होगी, 4 प्रपोर्शन की बात होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एक कंडीशन बनेगी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी समानुपात के प्रकार। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात के प्रकार, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है अनुक्रमानुपाती। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको बोला जाता है अनुक्रमानुपाती। हिंदी अगर गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा। और इसको बोला जाता है वृत्तक्रमानुपाती। हिंदी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है और हम लोग तो हैं ही खतरनाक। चलिए, थर्ड प्रपोर्शन की अगर मैं सॉरी थर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करूं तो इसको बोला जाता है सततानुपात। सततानुपात। ठीक है, हिंदी में भी मैंने तीनों के नाम बता दिए। अब हम थोड़ा सा इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे दो वेरिएबल ले लेता हूं मैं, एक्स और वाई। दो वेरिएबल ले लेता हूं मैं, एक्स और वाई। समझिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। यानी असर कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। जैसे आपका उनका असर आप पर डायरेक्ट है। ठीक है, आपका असर उन पर डायरेक्ट है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। चलिए, तो एक्स और वाई, और एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा और एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा, यानी डायरेक्ट वेरिएशन आएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा, उल्टा असर होगा। ठीक है, चलिए, एक्स और वाई, अगर एक्स को आप क्या करोगे? घटाओगे तो वाई बढ़ेगा।
इसका मतलब ये होता है, यानी अपोजिट वेरिएशन आएगा, अपोजिट वेरिएशन आएगा। चलिए, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई के, तो 1/बाई लिखना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट बाई लिख रहे थे, पर यहाँ पर उल्टा लिख रहे हो 1/बाई, क्योंकि असर कैसा होगा, उल्टा होगा। ये थोड़ा सा जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको समझिएगा। ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन बनेगी जब रेशियो किस में हो, जीपी में हो। when all terms of ratio in GP, when all terms of ratio in GP, जब अनुपात के जो पद हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में हो, यानी समझिएगा जैसे A/B और यहां पर आ जाए B/C। पहले ध्यान रखिएगा A/B बराबर C/D हो रहा था, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, A/B B/C लिखा है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर बराबर हो। ठीक है, ये कंडीशन बनने लगे। और फिर से यहां पर ये जो C है, C/D और फिर D/E। ठीक है, आगे तक ये, आगे जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये जो टर्म है वो यहां पर आ जाए और ये जो टर्म है वो यहां पर, इस तरीके से चलने लगे। इसी प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जब टर्म किस में होने लगे, गुणोत्तर श्रेणी में। जिनके पास 10 तक मैथ रही होगी, वैसे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके पास 10 तक मैथ रही होगी, गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हुई तब भी कोई बात नहीं। यानी कंडीशन ऐसी बनती 1/2 और फिर यहाँ पर 2/4, फिर यहाँ पर 4/8 और फिर यहाँ पर 8/16। कुछ इस तरह का अनुपात बनने लगे, कुछ इस तरह का अनुपात बनने लगे। पहले ऐसा नहीं बन रहा था। ठीक है, यानी अगर इसको लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो A/2। अगर मैं केवल इन दोनों अनुपात की बात करूं, ठीक है, जैसे 1, चलो ऐसे समझो, पहले एक छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे समझो, केवल मैं अगर इसको उठाता, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ 1/2 और 2/4 में, यानी 1 और 2 में वही रेशियो होता है जो 2 और 4 में। पर आप देख रहे हो ये जो 2 है ये यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम 1/2 समानुपात 2/4 न लिखकर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1:2:4। यानी हमें इन चारों टर्मों को, ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, तो इसको हम एक ही बार लिखें तो 1:2:4 इस तरीके से चल रहा है ये। ठीक है ना, और आगे अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो फिर कितना आता, 8 आता, फिर कितना आता, 16 आता। इस तरह का अगर रेशियो बनेगा तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाते हैं, यानी ये सतत अनुपात में कहलाते हैं। और ये जो अनुपात है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल्के में लेते हो और इसको डीप में नहीं पढ़ते हो, और प्रोपोर्शन को ही नहीं डीप में आप पढ़ते हो, तो आप ना प्रोपोर्शन को डीप में पढ़ने की जरूरत है। और मैं एक एक चीज आपको बारी बारी से क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, ये तीनों प्रोपोर्शन के बारे में आपने जानकारी ले ली। ठीक है, और आज की क्लास में ही हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, सारे प्रोपोर्शन निकालने सीखेंगे। बस थोड़ा सा मुझे समय दे दो, वीडियो आपको उसके लिए लास्ट तक देखनी होगी। ये क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। जब क्वेश्चन 4 टर्म को किस में बता दे, प्रोपोर्शन में बताए। जब 4 टर्मों को किस में बता दे, प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है। तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्स का मल्टीप्लाई 8x से होगा तो 8x² हो जाएगा, और 3x का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, 2x+1 से। चलो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पहले थोड़ा समझा रहे हैं तो x × 8x लिख लेते हैं। बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो ये 8x² और ये बन जाएगा आपका 6x² + 3x। ये कहानी बनेगी। इसको इधर लेकर आओगे तो 2x² बराबर आ जाएगा 3x। x से अगर x² को काटोगे तो x बार कटेगा, और 2 से अगर डिवाइड दोगे तो x का मान 3/2 आता। x का मान कितना आता, 3/2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब भी दो अनुपातों को सेम प्रोपोर्शन में बताया जाए या 4 टर्मों को सेम प्रोपोर्शन में बताया जाए, तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, क्यों करना होता है ये बातें मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पर आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी हमें कितने टर्म दे रखे हैं, 4, और किस में बता दिए, समानुपातिक बता दिए, यानी प्रोपोर्शन में बता दिए।
तो इसका मतलब यह है कि बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई। तो मैं पहले अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ 5x, वो तो लिखने का तरीका है, और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 35। चलो, तो 5 से अगर 35 को काटोगे 7, तो x का मान कितना हो जाएगा 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। इतना सा करना आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, अब कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, कहानी यहां से शुरू होती है और इस कहानी का जो बोलते हैं ना कंक्लूजन, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केस वाली बात को, और ये जो बात लिखी हुई है रेड पेन से, इसको ना अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी नहीं समझना है, अभी थोड़ी देर में यानी 2 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा इस बात को। पहले इस बात से आप सहमत हो कि नहीं ये बताओ। तो आपको को बिल्कुल सहमत हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रपोर्शन का अनुपात जो सेकंड प्रपोर्शन से होगा, या सेकंड टर्म बोल दो, बात एक ही है। फिर सेम प्रपोर्शन का साइन आएगा थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। यही कहानी बनती, यही कंडीशन बनती है। तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन इंटू, यहां पर इंटू का साइन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन इंटू मैंने लिखा है फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको को बिल्कुल सही बात है। और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई यानी सेकंड प्रोपोर्शन इंटू थर्ड प्रोपोर्शन। आप मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन बन रही है, अगर ये कंडीशन बनती है, तो यहां पर संख्याएं कितनी होंगी, टर्म कितने होंगे? यहां पर टर्म होंगे 4। पर एग्जाम एक टर्म तो आपसे पूछेगा ना। अगर एग्जामिनर आपसे एक टर्म पूछेगा तो कितने टर्म देगा? 3। तो मैं यही यहां पर बात लिखी हुई है, जब कितनी संख्याएं दे रखी हूं, 3 संख्याएं दे रखी हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 3 संख्याएं दे रहा है एग्जामिनर, तो बात कर रहा है 4 संख्याओं की। बात कितनी संख्याओं की हो रही है? 4 संख्याओं की। तो 4 नंबरों की बात हो रही है, 4 नंबर की बात हो रही है। ये बात आपको समझनी है। यानी एग्जामिनर या क्वेश्चन में अगर 3 टर्म लिखे हुए हैं, तो समझ लेगा 4 टर्म की बात हुई है, क्योंकि एक टर्म तो क्वेश्चन ने छुपा रखा है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तभी मैंने लिखा है कि केस कितने नंबर का हो, 4 नंबर का हो। 4 नंबर के केस में आपको एग्जामिनर या क्वेश्चन आपको केवल 3 टर्म देगा, यानी 3 संख्या देगा। 3 टर्म बोल लो या 3 संख्या बोल लो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो ये जो केस होगा 3 संख्याओं वाला, इसमें हम क्वेश्चन को देखते ही इस बात को समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये जो केस है वो 4 टर्म का है, यानी 4 संख्याओं की बात हो रही है। और ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में वैसे भी आपके है, पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर बात, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको बात समझनी है। ठीक है, इस बात पर भी हम बाद में आएंगे, सारी बातों पर हम बाद में आएंगे। अब मुझे ये बता दो, मैंने अभी एक चीज आपके सामने लिखी थी कि फर्स्ट प्रपोर्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी यानी प्रपोर्शन है इसका मतलब। फिर सेकंड प्रपोर्शन या सेकंड टर्म बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना? फिर हम प्रपोर्शन का साइन लगाते हैं, थर्ड टर्म या थर्ड प्रपोर्शन, फिर अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन या फोर्थ टर्म बोल दो। ये कहानी बनती। आप कहते बिल्कुल यही कहानी बनेगी। अब यहां पर एक बात समझो, आप एक बात समझो यहां पर कि कुछ रेशियो ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रपोर्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें ये जो दोनों प्रपोर्शन है वो एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और इनका ना नाम एक जैसा किया जा सकता है, यानी ये सेकंड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन ये इक्वल हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं, जिसको हम जानते हैं मीन प्रपोर्शन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मीन प्रपोर्शन। ये भी मीन प्रपोर्शन और ये भी कट के क्या हो जाएगा? मीन प्रपोर्शन। कंडीशन ऐसी बन जाए तो आप कहोगे ठीक है, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये मीन प्रपोर्शन है, फिर से मीन प्रपोर्शन है। फिर आप मुझसे बोलोगे कि सर ये फोर्थ प्रपोर्शन कैसे हो सकता है, इसका नाम फोर्थ प्रपोर्शन कैसे हो सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका नाम चेंज करो। फर्स्ट के बाद अगर कोई चीज़ 2 बार एक जैसी आ रही, तो फर्स्ट के बाद फिर फोर्थ ना होकर इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड प्रपोर्शन बोलेंगे। यानी अगर कंडीशन बनेगी ऐसी, कंडीशन बनी ऐसी कि एक टर्म हो गया और ये जो दोनों टर्म है वो तो दूसरी टर्म है, बराबर बराबर है, तो ये वाला जो टर्म है वो फिर थर्ड टर्म होना चाहिए, यानी थर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है।
आप कहोगे बिल्कुल। तो एक बात आप समझिएगा, अगर ये सेकंड और थर्ड टर्म आपके मीन प्रपोर्शन में बदल गए, इसमें बदल गए, मीन प्रपोर्शन में अगर बदल गए, तो फिर ये जो फोर्थ प्रपोर्शन है ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां पर कितने टर्म की बात हो रही है? फर्स्ट टर्म, और ये जो दोनों है वो सेकंड टर्म है। मीन मीन थर्ड और सेकंड और थर्ड जो है वो एक ही टर्म में बदल गए, जिसका हमने कॉमन नाम मीन प्रपोर्शन कर दिया है। और ये क्या है? थर्ड। यानी यहां पर हमारे पास केवल कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। कौन कौन से नाम समझ लो? फर्स्ट प्रपोर्शन, फिर मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन जो 2 प्रपोर्शन थे वो एक में कन्वर्ट हो गए, और फिर इसके बाद क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शन। तो यहां पर ये टोटल कितने टर्म है? यहां पर ये टोटल कितने टर्म है? तो आप कहोगे 3 टर्म है। कितने टर्म है? यहां पर 3 टर्म है। अगर 3 टर्म है तो एग्जामिनर एक टर्म तो छुपाएगा ना। आप खुद सोचो, एक टर्म छुपाएगा, कितने टर्म देगा? 2। तो मैं इसी केस की बात कर रहा हूं आपसे। जब आपको 2 टर्म दे रखे होंगे तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन मीन प्रपोर्शन वाली आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? मीन प्रपोर्शन वाली कंडीशन आ जाएगी। आप कहोगे ठीक है, कोई बात नहीं, मीन प्रपोर्शन वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट, मीन ये सेकंड, और ये 3, यानी 3 टर्म की बात होगी। 3 टर्म की बात होगी तो ध्यान रखिएगा संख्याएं 2 दे रखी होंगी। जैसे ही एग्जामिनर 2 संख्याएं दे, आप अपने आप समझ जाइएगा बात 3 नंबर की हो रही है, बात 3 संख्याओं की हो रही है, 3 नंबर की हो रही है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये कंडीशन कब आती है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। मैं ये बता चुका हूं आपको, यहां पर मैं पहले ही समझा चुका हूं यहां पर। यानी देखो समझो, अगर मेरे पास ऐसा रेशियो होता 1 और रेशियो 2, और फिर मेरे पास 3 और 6, यानी 1 और 2 में 1 और 2 का रेशियो होता है, और यहां पर 3 और 6 का रेशियो होता है। सॉरी, 3 और 6 में भी 1 और 2 का रेशियो होता है। जब ये अलग अलग हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस लेके समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। ऐसे समझो, 1 और 2 में क्या रेशियो? तो आप कहोगे 1 और 2 का रेशियो है। 3 और 6 में भी कितने का रेशियो होता है? 1 और 2 का है। तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 1:2, फिर सेम प्रपोर्शन का साइन लगाओगे, 3:6 आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो ये 4 टर्म अलग अलग हैं, ये चारों टर्म अलग अलग हैं, पर कंडीशन बनती ऐसी, कंडीशन अगर बनती ऐसी कि 1:2 और 2:4 ये होता, तो 1 और 2 में जो रेशियो वही 2 और 4 में है। अगर कंडीशन ये बनी, ये भी दोनों रेशियो बराबर होंगे, तो आप कहोगे कि ये तो भाई कॉमन हो गया, और इसकी टर्म को हम कॉमन क्या नाम देते हैं? मीन प्रपोर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो आप कहोगे 1:2, फिर प्रोपोर्शन का साइन आएगा 2 क्या होगा? 4। पर ये जो दोनों टर्म हैं ये तो एक ही जैसे हो गए, ये तो एक ही जैसे हो गए, तो यहां पर टोटल कितने टर्म हैं? तो आप कहोगे यहां पर टोटल 3 टर्म है, यानी यहां पर केवल 3 संख्याओं की बात हो रही है, यहां पर 3 नंबर्स की बात हो रही है, 3 नंबर की बात है ये। पर यहां पर कितने टर्म है? 4। तो यहां पर कितनी संख्याओं की बात है? 4 संख्याओं की बात है, 4 नंबर की बात है। ठीक है, इससे अच्छा कहीं भी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा, ये इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। 4 नंबर की बात है यहां पर। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा, प्रोपोर्शन को ना बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 4 संख्याओं की बात हो रही है, या 4 टर्म बोल दो, या 4 प्रोपोर्शन बोल दो। यहां पर कितने टर्म की बात हो रही है? 3 टर्म की बात हो रही है, या 3 संख्याओं की बात हो रही है, या आप कह सकते हो 3 प्रोपोर्शन बोल दो। यहां पर 3 ही प्रोपोर्शन होंगे, फर्स्ट मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। यहां पर सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है, और ना फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, और यहां पर सारे प्रोपोर्शन होते हैं। यहां पर मीन प्रोपोर्शन नहीं होता। मीन प्रोपोर्शन जब होगा जब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे, वो इस वाले केस में होते हैं। और ये केस कौन सा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है। ये केस कौन सा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है। इसी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये कंडीशन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की है। पर आप मुझे बताओ, अगर 4 संख्याओं की बात हो रही तो एक संख्या तो छुपा लेगा। एग्जाम में कितनी संख्याएं देखने को मिलेंगी आपको? एग्जाम में देखने को मिलेंगी आप 3 संख्याएं। तो जैसे ही 3 संख्याओं की बात करें, क्वेश्चन अगर बात करें 3 संख्याओं की, तो समझ जाइएगा 4 संख्याओं की बात हो रही है। और जब एग्जामिनर या एग्जाम में आपको 2 संख्याएं दी जाएं, कितने नंबर दिए जाएं? 2 नंबर दिए जाएं, तो समझ जाइएगा बात 3 संख्याओं की हो रही है, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल समझ जाएंगे। अब यहां पर एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ये नंबर अलग अलग हैं, ए
रेशियो बी, सी रेशियो डी, ये अगर नंबर अलग अलग हैं, यानी ये चारों टर्म अलग अलग हैं, दो ही कंडीशन बनेंगी, दो ही कंडीशन बनेंगी, दोनों कंडीशन को ना बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक कंडीशन बन सकती है कि जब सेकंड और थर्ड प्रपोर्शन जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है, कंडीशन, यानी यहां पर जो सी है वो बी की तरह काम करने लगा, यानी ये दोनों बी और बी हो जाए यहां पर, तो ये मीन प्रपोर्शन की बात है। यानी आप इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, सेकंड प्रपोर्शन बोलोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इसको थर्ड प्रपोर्शन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, फोर्थ प्रपोर्शन बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, फोर्थ प्रपोर्शन। और इसका मतलब क्या है, ए इंटू डी, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ये लगाओगे आप फिर। और आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, और ये थर्ड प्रोपोर्शन की तरह काम करेगा। यहां पर बी सेकंड प्रोपोर्शन के नाम से जाना जा रहा है, पर अगर कंडीशन बनी ये, तो आप इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन ही बोलेंगे, आप इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, पर इस बी को मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, आप मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। और इस बी को भी क्या बोलोगे, आप मीन प्रोपोर्शन ही बोलोगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, जो डी है, यहां पर आप मुझे बताओ, ये डी लिखना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां पर मुझे डी लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये अब जो डी है वो सी में बदल जाएगा, जिसको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताओ, यहां पर कंडीशन बनी ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी, पर यहां से अगर आप कंडीशन निकालोगे तो क्या बनेगी, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो अंदर वालों का मल्टीप्लाई कर करूं मैं, बी इंटू बी करूं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगी, ए सी। ये कब बनेगा, यहां पर कितने टर्म की बात हो रही है, यहां पर कितने टर्म है, टोटल टर्म है 4, पर दिए कितने जाएंगे, दिए जाएंगे एक कम, क्यों, एक तो पूछेगा ना, दिए जाएंगे 3 टर्म, 3 टर्म देगा, ठीक है। यहां पर कितने टर्म की बात हो रही है, 3 टर्म की बात हो रही है। यहां पर टोटल कितने टर्म है 3। एग्जाम में कितने दिए जाएंगे, एक टर्म दिया जाएगा, एक छुपा लिया जाएगा भाई, सॉरी, एक टर्म छुपा लिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, दिए जाएंगे 2 नंबर, या 2 टर्म कह लो आप। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 ही टर्म है, अगर काउंट करोगे एक, ये दोनों एक जैसे हो गए 3, तो यहां पर जो कंडीशन बन रही है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और सी कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। ये बात ध्यान रखनी है। नंबरिंग तो आपको वैसे भी याद होगी, ए दूसरे पर, पहले पर ए आता है, फिर दूसरे पर बी आता है, पर उसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, और सी थर्ड पर आता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन ये बनती है और एक कंडीशन ये बनती है। अब ये हम क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। जैसे मैंने दोनों क्वेश्चन ना एक साथ लिखे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा टीचर का काम ही ये है कि, मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है, टीचर का काम ही ये होता है कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 8, 4 और 8 का प्रथानुपात ज्ञात करें। कितने नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, तो मैंने बताया था बात 3 नंबर की हो रही है, यानी एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मान कर चलना है, क्योंकि एक नंबर उसने छुपा रखा है। तो ये 3 नंबर की बात हो रही है, यानी या 3 टर्म की बात हो रही है। यहां पर कितने टर्म दे रखे हैं, 3, तो एक एक्स्ट्रा मानना है, अपने दिमाग में खुद सोच लेना है, यानी बात हो रही है 4 नंबर की, ठीक है। यानी यहां पर 4 टर्म की बात हो रही है, क्योंकि एक टर्म छुपा रखा है। यही मैं बात आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब 3 टर्म की बात होती है, 2 टर्म गिवन होंगे, तो उस कंडीशन में आपको बी स्क्वायर ए सी लगाना है, बी स्क्वायर इंटू ए सी लगाना है, ठीक है। और जब बात हो 4 टर्म की, एग्जामिनर आपको 3 टर्म दे, तो आपको लगाना है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई हो, यहां पर भी वही रहा है, ठीक है। चलिए, बी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और सी को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। और यहां पर नंबरिंग आपको पता है, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको फोर्थ, इसको सेकंड, और इसको थर्ड। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो बनाते हैं। अब यहां पर पूछा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा, यानी ए का मान हमें निकालना है। अब नंबरिंग दो, आप मुझे बताओ, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो ये कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन को छुपा रखा है, और ये क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये देखते हुए आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है उसको पूछा ए को, फर्स्ट प्रोपोर्शन को हमने नाम दे दिया ए।
क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन का नाम ए होता है। ये पूछा गया तो बी जो है वो कितना, 4 का स्क्वायर बराबर ए, सी का कितना रखोगे 8, और 4 के स्क्वायर को क्या मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है 4 इंटू 4। चलो 4 से अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा 2, 2 से अगर काटूंगा कितना 2, ए का मान कितना आ जाएगा 2। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकल के आया 2। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलो यहाँ पर हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है, यानी ये ए है, ए हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट प्रोपोर्शन के बाद जो सीक्वेंस चल रहा है वैसे ही ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसको रेड पेन से कर देता हूँ। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया ये ए है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। चलो रखो, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी हमें ए निकालना है, डी कितना है 12 है, फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा फिर इसके साथ, और फिर बी इंटू सी यानी 4 इंटू 8। ये कहानी बनेगी आपको को बिल्कुल यही बनेगी। 4 से अगर मैं इसको काटूं ये कितनी बार बेहोश होगा 3, 3 से डिवाइड दे दो, ए का मान कितना आएगा 8/3, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आता है 8/3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये भी क्वेश्चन दोनों मैंने एक साथ उठाए हैं। पेपर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं ना फोकस हमेशा कंसेप्ट करता हूं, क्योंकि कंसेप्ट ही किंग है। ना मैं किंग हूं ना कोई और टीचर किंग है, कंसेप्ट ही किंग है। अगर वो आप समझ गए, आप मुझसे समझ लो, किसी और टीचर से समझ लो, किसी किताब से समझ लो, खुद से समझ लो, वही किंग है। अगर वो चीज़ समझ गए आप तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे। चलिए तो यहां पर समझिएगा, यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया, कितने टर्म दे रखे हैं 2 टर्म दे रखे हैं, तो बात एक टर्म ज्यादा की हो रही है, यानी 3 नंबर की बात हो रही है। खुद से ये बात समझनी है। और यहां पर 3 टर्म दे रखे हैं, यानी एक टर्म तो यहां पर छुपा ही रखा है, 2 टर्म दे रखे हैं एक छुपा रखा है, तो 3 टर्म की बात हो रही है। यहां पर 3 टर्म दे रखे हैं तो एक ज्यादा मानना, 4 टर्म की, मतलब 4 नंबर या 4 टर्म की बात हो रही है, क्योंकि एक छुपा रखा है। चलिए अब यहां पर फाइंड थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म का नाम क्या होता है? तो आप कहोगे थर्ड टर्म का नाम होता है सी। ये हमसे पूछा गया है। आप मुझे बताओ फिर ये पहले नंबर पे क्या होना चाहिए ए, और ये क्या होना चाहिए बी। सीक्वेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो पूछा गया है। ये ए फिर बी फिर सी आता जो पूछा गया पहले। चलिए तो लगा दीजिए। इस कंडीशन में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। जब 3 नंबर की बात होती है तो मीन प्रोपोर्शन की बात होती है, यानी बी स्क्वायर इंटू ए सी। और बी क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, ए क्या है फर्स्ट प्रोपोर्शन है, और सी क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है। सी पूछा गया इस बार। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने पर फोकस करना है। तो 24 का स्क्वायर बराबर आएगा, ए की वैल्यू 12 रखो, और सी जो थर्ड टर्म है वो निकालना है। क्या मैं 24 के स्क्वायर को 24 इंटू 24 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 से अगर 24 को काटो कितनी बार कटेगा 2, और इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे कुल मिलाकर सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 48। तो थर्ड टर्म जो होता वो कितना होता 48। मैथ को रटने की जरूरत नहीं है, मैथ की ब्यूटी को समझने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि आप उनकी ब्यूटी पर ज्यादा ध्यान लगा दिया आपने। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन को हम जानते हैं सी के नाम से। किसके नाम से? सी के नाम से। चलो अब जैसे सीक्वेंस है तो ये फिर क्या रहा होगा ए, ये क्या रहा होगा बी। अब ये सी नहीं रहा होगा, ये डी रहा होगा, क्योंकि सी तो पूछा ही गया आपसे। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लगा दो, आपको पता है ए इंटू डी बाहर वालों का मल्टीप्लाई, बी इंटू सी अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। लगाइए लगाइए, तो ए की जगह पर कितना रखोगे 2, डी की जगह पर कितना रखोगे 12, बी की जगह पर कितना रखोगे 8, और सी हमें निकालना है, यानी थर्ड टर्म हमसे पूछा गया है। बिल्कुल कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये कितनी बार कटेगा 4, 4 से अगर इसको काटोगे ना 3, तो यहाँ से अगर सी को देखते यानी थर्ड टर्म को देखते तो वो खुद 3 आता। ठीक है ना, हर बार 3 नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में 3 आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 10, 12 एंड 15। आप मुझे बताओ कितने टर्म दे रखे हैं? तो आप कहोगे 3 टर्म दे रखे हैं। तो मैंने बोला था कि एक टर्म छुपा रखा होगा, यानी टोटल कितने टर्म की बात हो रही है 4 टर्म की, या 4 नंबर बोल लो या 4 टर्म बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, पूछा कौन सा टर्म गया फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? डी के नाम से। अब नंबरिंग कर दो, फिर ये क्या रहा होगा भाई ए, ये बी और ये सी। और आपको पता है बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी के। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है, किसी से भी रटने की जरूरत नहीं है, मैथ को रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बस यही बात ध्यान रखनी है आपको। ए कितना होगा भाई 10, डी हमें निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना, बी की जगह कितना रखोगे 12, और सी की जगह मैं कितना रखूंगा 15। चलो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे ये 2 बार बेहोश होगा, 2 से काटोगे
छः और 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी फोर्थ प्रपोर्शन जो आता वो 18 आता। तो आंसर होगा 18। किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम तो नहीं हुआ? अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर फिफ्थ प्रपोर्शन पूछ लिया तब क्या करेंगे हम, हैं? तो भाई फिर मैं आपको ना कमेंट बॉक्स से उठवा लूंगा, क्योंकि फिफ्थ प्रपोर्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता वो समझो, ठीक है? किसी के दिमाग में आ सकता है अगर छठवां प्रपोर्शन पूछ लिया तो। यहां पर समझो कितने प्रपोर्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रेशियो का तो कंपेरिजन होता है प्रपोर्शन में, तो 1 2 3 4, तो इनमें से तो कोई पूछा जा सकता है, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब मीन प्रपोर्शन की कंडीशन बनती है, ठीक है ना? तो फालतू के ख्याल नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में, फालतू के ख्याल ना आने तो उनके लेके आओ, ठीक है? मैथ के लिए बस वीडियो देखते रहो, मैं समझा लूंगा आपको। द फर्स्ट प्रपोर्शनल ऑफ 3 नंबर, 3 टर्म दे रखे हैं आपको और एक टर्म पूछा, यानी टोटल 4 टर्म की बात हो रही है, ठीक है? 3 टर्म दे रखा है तो 4 टर्म मतलब 4 नंबर की बोल लो या 4 टर्म की बोल लो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? जैसे ही 3 नंबर दे, एक उसने पूछ रखा है, तो टोटल 4 ही नंबर हैं, अभी भी देखा जाए 4 ही प्रपोर्शन है। चलो, फर्स्ट प्रपोर्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे ए के नाम से जानते हैं। ए पूछा गया हमसे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है? फिर सीक्वेंस वही चलेगा, ए वहां पर है तो यहां पर बी, फिर सी और फिर क्या रहा होगा डी। सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। चलो, ए इंटू क्या करोगे डी बराबर क्या होता है बी इंटू सी के, रख दो। ए हमें निकालना है, डी को क्या लोगे आप 24, बी को क्या लोगे आप 6 और सी को क्या लोगे 12। चलो, काटा पीटी आती है आपको? आप कहोगे जिंदगी इतना काट रही है कि सीख गए काटा पीटी। चलो, 6 से काटोगे 24 को कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से अगर इसको काटोगे ना 3, तो जो फर्स्ट प्रपोर्शन है वो कितना आता 3। किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम आ रहा हो तो बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। चलिए, यहां पर देखो कौन सा प्रपोर्शन पूछा गया? सेकंड प्रपोर्शन पूछा गया, यानी सेकंड प्रपोर्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? बी के नाम से। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि मीन प्रपोर्शन को भी हम बी के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम सेकंड प्रपोर्शन को भी बी के नाम से जानते हैं, मीन प्रपोर्शन को भी बी के नाम से जानते हैं, पर हमें डिसाइड ये करना है क्वेश्चन को देखकर कि कितने की बात हो रही है। अगर 3 टर्म की बात हो रही है, यानी 2 टर्म हमें दे रखे हैं और एक पूछ रखा है, यानी 3 टर्म की बात हो रही है, तब हम बी को मीन प्रपोर्शन के नाम से जानेंगे। पर अगर हमें टोटल 3 टर्म दे रखे हैं और एक टर्म पूछ रखा है, यानी टोटल 4 टर्म की बात हो रही है, तो हम बी को सेकंड प्रपोर्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है? तो यहां पर टोटल कितने टर्म की बात हो रही है? 4। एक तो पूछ रखा है और 3 दे रखे हैं, तो 4 टर्म की बात हो रखी है। या आप इन पर फोकस करो अपनी सुंदर नजरों से, ये 3 टर्म है और एक ज्यादा मान के चलो, क्योंकि एक तो पूछ रखा है, एक तो छुपाएगा ना एग्जामिनर। चलो, सेकंड प्रपोर्शन निकालना है, तो ये ए बी बीच में आ गया, फिर ये सी आता, फिर ये डी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, तो ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी के, ये बात आपको पता है। बी सेकंड प्रपोर्शन निकालना है, ए कितना है 28, डी कितना है 5 है, बी हमें निकालना है और सी कितना होगा 4। चलिए, 4 से अगर काटोगे कितनी बार कटेगा? 7। कितना टाइम लगेगा बताओ? आप कंफ्यूज रहते हो, सही तरीके से पढ़ोगे नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा जिंदगी भर। मेरा हमेशा से प्रयास ये रहा है, कुछ बच्चे ऑनलाइन मुझसे जुड़ रहे होंगे, ऑफलाइन में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि एक बार पढ़ो और बेहोश कर दो, मतलब ऐसे पढ़ो कि आपको जरूरत ना पड़े जीवन में कभी भी आगे पढ़ने की। चलिए, ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे ये बता दो कितने टर्म दे रखे हैं? तो 2 टर्म दे रखे हैं, तो एक टर्म एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मानना है, यानी कुल 3 टर्म की बात हो रही है, 3 नंबर की बात हो रही है। और मैं बता दूं 3 नंबर की बात क्यों हो रही है, 2 टर्म ये रहे और एक टर्म पूछ रखा है, तो टोटल 3 टर्म है। यहां पर मीन प्रपोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? बी के नाम से, यानी बी हमसे पूछा गया है, तो फिर ये ए रहा होगा और ये सी रहा होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन में खुद पता लग जाता है कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 और एक पूछ रखा है 3, तो 3 टर्म की बात कब होती है टोटल? जब मीन प्रोपोर्शन की कंडीशन बनती है, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होती है। चलो, और अभी भी अब सॉल्व नहीं हुआ ना एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन या किसी भी फर्स्ट प्रोपोर्शन का, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स से उठवा लूंगा मैं, जानते नहीं हो तुम मुझे। चलो, इधर समझो, मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। तो यहां पर कंडीशन कौन सी बनेगी? बी स्क्वायर बराबर ए सी वाली। मीन प्रोपोर्शन की बात होगी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्योंकि टोटल ना 3 टर्म है, 1 1 2 3, ठीक है? चलिए, हमें बी स्क्वायर निकालना है। ए की जगह पर कितना रखोगे? 0.03 और सी की जगह पर 0.27। चलो, ये बी स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझो चीज़ों को। अब कुछ इसमें बेहोश होने लगते हैं, तो बेहोशी से बचना है। चलो,
3 × 27 लिख लें, आप कहोगे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। पर आप मुझे ये बता दो कि कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 2 जीरो आते यानी 100, और इसके भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यानी 100। ये तो कर ही सकते हो ना। 3 × 27 81 बन जाता है। 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। और ये 100 × 100, 100 × 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 100 होगा। और 100 से अगर डिवाइड दोगे 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएंगी, 0.09। यही आपका क्या होता? मीन प्रोपोर्शन होता। कहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा, सी आंसर। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 21 एंड 42 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 49। अब देखो यहां पर समझिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर कितने टर्म दे रखे हैं? ये 2 टर्म है। यहां से तो एंड लग गया ना। यहां पर हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, उसको हम बाद में देखेंगे। पर यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहां पर 2 टर्म दे रखे हैं, तो टोटल 3 टर्म की बात हो रही है। क्यों हो रही है? कि देखो एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, एक ये टर्म, यानी 3 टर्म की बात हो रही है। और 3 टर्म में कंडीशन कौन सी बनती है? मीन प्रोपोर्शन वाली। तो यहां पर ये जो है वो किसकी तरह काम करेगा? थर्ड प्रोपोर्शन, यानी ये सी है। ये पूछ रखा आपसे सी। आप मुझे बताओ सीक्वेंस क्या बनेगा? ये अगर सी हो गया तो ये इनका सीक्वेंस सुनने बदलेगा, ए फिर बी और फिर जो सी आता वो पूछ रखा आपसे, जो जहां लिख दिया है एग्जामिनर ने। चलिए, तो यहां पर कंडीशन कौन सी बनेगी? पहले हम बात कर लेते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी वाली। बी स्क्वायर बराबर ए सी वाली, है ना। चलिए, ये कंडीशन बनती है जब 3 टर्म की बात होती है। तो बी 42 का स्क्वायर और ए कितना है? 21, और सी हमें निकालना है। तो कुल मिलाकर जो थर्ड टर्म है सी बराबर आया आपका 42 × 42 और डिवाइड बाई 21। ठीक है, चलिए ये कंडीशन बनती। अब आ जाते हैं हम दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन को देखो, यहां पर कह रहा है एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 49। यहां से फिर से एक टर्म ये है मीन प्रोपोर्शन जो पूछ रखा है, और 2 टर्म ये है। यहां पर भी टोटल 3 टर्म की बात हो रही है सेकंड कंडीशन में भी, क्योंकि 2 टर्म दे रखे हैं तो एक टर्म हम ज्यादा मानते हैं, यानी 3 टर्म की बात हो रही है। मीन प्रोपोर्शन जो पूछ रखा है, यानी ये बी है, ये पूछ रखा है, तो फिर ये ए होगा और ये सी होगा। तो यहां पर भी बी स्क्वायर बराबर क्या लगाओगे आप? ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर क्या लगाओगे? ए सी। पर यहां पर हमसे पूछा क्या गया है? बी पूछा गया है। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? बी पूछा गया है। तो बी का अगर मान निकालोगे तो ए कितना है? 16, और सी कितना है? 49, और इसका स्क्वायर रूट। चलो, तो बी कितना निकल के आएगा? 4 × 7, यानी 4 × 7 ही रहने दो क्योंकि रेशियो पूछा गया, बाद में देखेंगे। अच्छा, 21 से ये कितनी बार कटता? 2 बार। तो थर्ड प्रपोर्शन जो है, जो सी के नाम से जानते हो, थर्ड प्रपोर्शन जो हमने कितना निकाला? 42 × 2। ये थर्ड प्रपोर्शन है। इसका जो रेशियो बताना था हमें मीन प्रपोर्शन के साथ बताना था। किसके साथ बताना था? मीन प्रपोर्शन, यानी 4 × 7 के साथ। ये रेशियो हमें बताना था। चलो, 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 2। 2 से काटोगे, ये कितनी बार कटेगा? 21। और 7 से अगर 21 को काटोगे कितना? 3। 3:1 आना चाहिए, 3:1। ठीक है ना, 3:1 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि रेशियो पूछा गया तो कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं पर आप लिख के कर सकते हो। जैसे अगर एग्जाम में आप बना रहे होते तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे वो समझिएगा, आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कंडीशन जो वो बी स्क्वायर बराबर ए सी की, एक टोटल 3 टर्म की बात हो रही है। हमसे पूछा क्या गया? सी। सी बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर कितना? जो थर्ड प्रोपोर्शन है जो पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शन, यानी सी बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 42 का स्क्वायर, यानी 42 का स्क्वायर 42 × 42 और डिवाइड बाई 21। रेशियो का सिंबल लगाओ। इसमें कौन सा पूछा गया? मीन प्रोपोर्शन। इसमें क्या पूछा गया? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो 16 × 49, ए इंटू सी करोगे, पर ये जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर की है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट लेना होगा। चलो, ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 42 × 2 रेशियो 4 × ये कितना बनता? 7। चलो, काटा पीटी मचाओ। 2 से कितनी बार कटेगा? 2। 2 से कितना? 21, और 7 से अगर 21 को काटोगे कितना? 3:1। एग्जाम में ऐसे बनाना है आपको, आपके दिमाग में चलनी चाहिए वो चीज़। मैंने केवल समझाने के लिए लिखी है आपको। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन 2 12 18 एंड 6 इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। चलिए, यहां तक पहले बात समझिए, यहां से कंडीशन दूसरी बनने लगी है।
फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 6। फोर्थ प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर टोटल ना 4 टर्म की बात हो रही है, ये जो है वो डी है जो आपसे पूछा गया है। 3 टर्म दे रखे हैं, ये 3 टर्म दे रखे हैं, एक पूछ रखा है, टोटल 4 टर्म की बात हो रही है, तो फिर ये क्या रहा होगा, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, चलो तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन जो है इसका वो किसके इक्वल है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड के। चलो पहले इसका नाम फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी। तो अब आप ना डी यानी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट निकल के आना चाहिए आपका। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, बी इंटू सी में ए से डिवाइड लग जाएगा, यानी 18 इंटू 6 और डिवाइड बाई 12 कर दो। आपको पता है भाई कि ए इंटू डी बराबर क्या होता है, बी इंटू सी के। तो अगर हमें डी निकालना है तो बी इंटू सी अपॉन ए बनेगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। चलिए तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ रहा है, 6 से काटोगे कितना, 2, 2 से काटोगे कितना, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 4 कॉमा के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान पूछा है। ये जो थर्ड प्रपोर्शन, मतलब क्वेश्चन ने ये बोला है जो इसका फोर्थ प्रपोर्शन होगा ये इसके थर्ड प्रपोर्शन की तरह काम करने लगेगा, यानी थर्ड प्रपोर्शन जो है वो क्या रहता है, सी, यानी ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और ये जो 4 और के यानी टोटल 3 टर्म की बात हो रही है, थर्ड टर्म और एक और ये 2, 3 टर्म की बात हो रही है, यानी मीन प्रपोर्शन की कंडीशन बन रही है दूसरे केस में। और मीन प्रपोर्शन की अगर कंडीशन बन रही है, ये जो थर्ड टर्म है अगर वो 9 हो गया तो ये सीक्वेंस में अगर लिखोगे ये ए है और ये क्या है भाई, बी है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी की कंडीशन बनेगी। ठीक है, चलो यानी मीन प्रपोर्शन ही पूछा गया एक तरीके से देखा जाए तो के का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना 4 और सी की वैल्यू कितना 9, तो के का जो मान आएगा स्क्वायर रूट ले लो 4 इंटू 9 का, तो 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको किस में देता हूँ, होमवर्क में, होमवर्क में देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलो, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी होमवर्क में, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए। और मैं बता दूं इससे बढ़िया प्रपोर्शन का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। ठीक है, और उम्मीद है आपको कुछ रटना नहीं पड़ा होगा, आपने इन चीज़ों को समझा होगा। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन बिना रटे भी चले जाते हो एग्जाम देने, और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो कोई भी प्रपोर्शन पूछा जाए, फर्स्ट, थर्ड, मीन, फोर्थ, आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक ही क्लास में हमने पोस्टमार्टम किया है इनका, बहुत अच्छी तरीके से किया है। प्रपोर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिन चीज़ों को आप रटते हुए आ रहे हो मैं कोशिश करूंगा कि आप उन चीज़ों को भूल जाएं। और कंसेप्ट पहले भी किंग था, आज भी किंग है, और आने वाले टाइम पर भी किंग रहेगा। कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, कंसेप्ट की गहराई में डूबने की जरूरत है। ठीक है, दिक्कत यह है कि आप किसी और की गहराई में डूबे हुए हैं। चलिए, उम्मीद है आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक तो कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप कर सकते हो तो, अगर क्लास पसंद आ रही है तभी शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करोगे तो मेरा उत्साह और ज़्यादा रहेगा, और मैं दुगनी एनर्जी के साथ आपके पास आकर क्लास ले मतलब लूँगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, डाटा चेंज होगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डाटा कुछ भी दिया जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्लास को देखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और प्रपोर्शन की यूट्यूब पर मैं थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मैं और आप मिलकर इतिहास रचें प्रपोर्शन की टॉपिक को लेकर। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में। जय भारत।